Hello students, welcome back again to this amazing channel 80 Studies. My name is Aditya और आज हम लाए हैं बायोमोलिक्यूल्स का NCERT Explained Part 2। जी हाँ, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो अपने स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में इस आई बटन को क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम NCERT की हर एक लाइन को कवर करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग होती है 9.3 टॉपिक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल से। बेसिकली क्या होते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल जो होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक रेंज होता है, उनके वेट का एक रेंज होता है जो कि 18 से 800 डाल्टन के बीच होता है, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में बात करी थी। राइट, डाल्टन क्या होता है? डाल्टन बेसिकली एक मेजरिंग यूनिट होती है, वेइंग यूनिट होती है, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के वेट को, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं उनको मेजर करने के लिए यूज की जाती है। राइट, एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या होता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर 4 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। राइट, और हमने देखा था कि एसिड इनसॉल्युबल पूल का वेट मोर देन 1000 डाल्टन होता है। राइट, और इसके अंदर 4 अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के, जो कि ये 4 है। दैट इज प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, पॉलीसेकेराइड्स हो गए और लिपिड्स हो गए। यानी कि ये 4 हमको मिलते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो हमने हमारा मोटार पेसल से बेसिकली जो हमारे पास सॉल्यूशन बना था, हमने जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मोटार पेसल के अंदर हमारा लिविंग टिश्यू को मिक्स किया था, ग्राइंड किया था, उसको हमने इस फिल्टर पेपर से पास करवाया था, जो कि हमारा चीज क्लॉथ या फिर कोई कॉटन क्लॉथ था। राइट, इसके ऊपर का जो चीज बच गई थी, ये वाली चीज, इसको हम लोगों ने क्या कहा था कि ये हमारे पास रिटेंटेट है, और जो नीचे आ गया है इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास फिल्ट्रेट है। राइट, रिटेंटेड पार्ट को ही हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल कहा था, और नीचे वाले पार्ट को हमने क्या कहा था? एसिड सॉल्युबल पूल कहा था। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने कहा कि हमें 4 चीजें मिली है, एडिस प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स। आपको याद आ रहा होगा। राइट, बेसिकली देखो, यहाँ पर दे रखा है कि जो क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस के अंदर, यानी जो ऊपर के जो ये 4 लिखे हुए हैं, इनके अंदर सिर्फ लिपिड्स को छोड़ के, बाकी सबके जो मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं वो 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा है। यानी लिपिड को छोड़ के बाकी सबके वेट 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा है। लिपिड का वेट 800 डाल्टन से भी कम पाया जाता है। राइट, कम पाया जाता है। तो आप इसको याद रखिए। बेसिकली आपको डाउट हो रहा होगा तो फिर ये क्यों एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है? मैंने कहा था इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल के अंदर तो 1000 से ग्रेटर वाले आते हैं। तो आइए इसके ऊपर भी बात अभी हम करेंगे। फिलहाल बेसिकली तो हम मॉलिक्यूलर वेट्स के बेसिस पे भी जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स है, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और ये 2 चीज़ें की तरह मिलता है। पहली चीज़ है जो लेस देन 1000 डाल्टन वाले मॉलिक्यूल्स हैं, और जिसका वेट 1000 से ज़्यादा है। लेस देन 1000 वाले डाल्टन को हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। राइट, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और जो 1000 डाल्टन से ऊपर जिनका वेट रहता है, जिन कंपाउंड्स का, उसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। सिंपली आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन यानी जो रिटेंटेड रह गया था, इसको हम लोग बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका वेट ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये इसके फिल्टर से पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके फिल्टर से इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। और फिल्टर से पास कौन हो गया? जिसका वेट कम है। राइट, ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर सॉल्युबल हो गया था, और एक बार जैसे सॉल्युबल हुआ तो ये पास कर गया और नीचे आ गया। राइट, बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर हम क्यों लिपिड को, जिसका वेट 800 डाल्टन से भी कम है, उसको हम लोग एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखते हैं? वो क्यों इधर ही रह जाता है? क्यों इधर रह जाता है? उसको तो नीचे चले जाना चाहिए। राइट, उसको नीचे चले जाना चाहिए, वो ऊपर क्यों रह जाता है? आपको पता होगा कि लिपिड जो होता है, सेल मेम्ब्रेन उसी से बनी होती है। राइट, तो जब भी हम किसी भी टिश्यू को हम ग्राइंड करते हैं तो उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है, उसका सेल पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, उसकी सेल मेम्ब्रेन सब टूट जाती है, पूरी ग्राइंड हो जाती है, उसके अंदर से लिपिड निकल जाता है। लेकिन जो लिपिड निकलता है, जो मेम्ब्रेन ब्रोकन होती है, अदर मेम्ब्रेन जो टूटती हैं पीसेस के अंदर, वो वेसिकल फॉर्म कर लेती हैं। राइट, वो वेसिकल फॉर्म कर लेती हैं, और ये वेसिकल जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि लिपिड इसके अंदर मिलता है, किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जब सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करती है तो वो पीसेस के अंदर ब्रेक कर जाती है और वेसिकल फॉर्मेशन हो जाती है। लिपिड लिपिड की फॉर्म में हमको मिलता ही नहीं है, वो एज ए एग्रीगेट वेसिकल की फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। और ये वेसिकल्स जो होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं यानी वाटर में नहीं घुलते, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर नहीं घुलते हैं। और क्योंकि अंदर एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए ये नीचे भी
नहीं आ पाते हैं, ये ऊपर ही रह जाते हैं, इसलिए इनको एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर रखा गया है। हालांकि इसका वेट 800 डाल्टन से भी कम पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी लिपिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन इनको ब्रेक होने के बाद जो इनके वेसिकल्स बनते हैं, जो हम कह सकते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं। हालांकि लिपिड जो है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन वो थी जिसका वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा था, और ये 1000 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। बेसिकली एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर और एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर हमको क्या क्या मिलता है। सो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर, एसिड सॉल्युबल यानी जो नीचे आ गया है हमारे पास, जो कंटेनर में आ गया, राइट, उसके अंदर जनरली हमको साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन मिलेगी, यानी जो साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है जनरली वो सब चीज़ें मिलती है। हमने पिछले लेक्चर में बात भी करी थी, लाइक आयंस मिलते हैं, राइट, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर, और अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, लाइक सोडियम हो गया, ठीक है। हमने बात करी थी कि शुगर मिलता है, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट भी मिलता है। सिमिलरली हमने बात करी थी कि एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर क्या क्या मिलता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में रहते हैं, और ऑर्गेनली जो सेल के रहते हैं वो पाए जाते हैं। हालांकि मैंने बात करी थी कि एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर हमने देखा था कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स और इवन न्यूक्लिक एसिड्स ये सब प्रेजेंट रहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर ये एक एवरेज सेल की कंपोजिशन साथ ही साथ दे दी है, राइट। पहले तो बताया है कि एसिड सॉल्युबल के अंदर ये मिलते हैं, इनसॉल्युबल के अंदर ये दो मिलते हैं, और ये तीनों चीजें मिला के एक सेल का कंपोजिशन बनती है, एक कंप्लीट सेल की कंपोजिशन बनती है। तो आपको इसमें एक्चुअल एब्सोल्यूट डाटा याद होने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें याद होना चाहिए कि बस कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो मैंने इसको कैसे याद किया था, मैंने इसको ऐसे याद किया था, WP, राइट, NCl, NCl एंड फाइनली I, ठीक है। WP, NCl, I। तो सबसे ज्यादा हमारे पास वाटर मिलता है, फिर प्रोटीन है, फिर आप देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स मिलते हैं, फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, देन लिपिड है, और उसके बाद हमारे पास आयंस मिलता है, राइट। तो WP, NCl, I इस फॉर्म में मैंने इसको याद किया था, और आप भी इसको ऐसे ही याद करिएगा, राइट। बढ़ते हैं आगे। सो बेसिकली कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। बेसिक नॉलेज के बारे में क्या है, बेसिकली प्रोटीन्स हमने देखा, न्यूक्लिक एसिड देखे, पॉलीसेकेराइड्स देखे, ये सब क्या है, ये सब हैं पॉलीमर्स, राइट। ये सब क्या है, पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बनते हैं बाय लिंकिंग मोनोमर्स कंटिन्यूअसली बाय स्पेसिफिक बॉन्ड्स। यानी मोनोमर्स जो होते हैं, मोनो यानी सिंगल, मर्स यानी यूनिट, राइट। मोनो यानी सिंगल, मर्स यानी यूनिट। सिमिलरली पॉली यानी मैनी, यानी बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मर होती है यूनिट, यानी बहुत सारी यूनिट जब जुड़ जाती है स्पेशल बॉन्ड से, कुछ स्पेसिफिक अलग अलग बॉन्ड से जिनको हम आगे स्टडी करेंगे, तो वो पॉलीमर की फॉर्मेशन कर देते हैं, राइट। और जो सिंगल यूनिट होती है इनको हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं, राइट। पॉलीमर दो तरीके के हमारे पास होते हैं, एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है हेट्रोपॉलीमर, राइट। होमोपॉलीमर वो होते हैं जिनके अंदर सारे मोनोमर्स सेम होते हैं, राइट। एस जिनके अंदर सारे मोनोमर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम लोग होमो पॉलीमर कहते हैं। और हेट्रोपॉलीमर होते हैं जिनके अंदर सारे सेम नहीं होते, कुछ इसमें डिफरेंट मिल जाते हैं, हो सकता है सारे डिफरेंट हो, राइट। यानी इसके अंदर डिफरेंट रहते हैं, सारे सेम नहीं रहते, ठीक है। सिंपल है, आपको याद रखना चाहिए। और होमोपॉलीमर वो होते हैं जो कि जिसमें मोनोमर, सारे मोनोमर जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हमें बता रखी है, लाइक प्रोटीन जो कि हमारे पास एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर यूनिट यानी इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक की यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है। कल के लेक्चर में हमने बात करी थी कि सिर्फ 20 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलरली पॉलीसेकेराइड्स, जिसको हम लोग अलग भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स भी कह देते हैं, इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो सेकेराइड्स होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स के जो मोनोमर्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इन सब की बातें हम आगे करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। फिलहाल चलते हैं अपनी एनसीईआरटी के ऊपर। ओके, सो आ गए आप लोग अपने एनसीईआरटी पर, और यहाँ तक हमने अभी तक बात कर ली है इसके बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, दैट इज प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, यानी इसके अंदर बेसिकली पेप्टाइड इसके बॉन्ड का नाम है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे बॉन्ड बॉन्ड जो है जुड़े हुए रहते हैं, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इनको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। एक लीनियर चेन होती है अमीनो एसिड्स की जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होती है। हर एक प्रोटीन जो होता है इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स के ही
जो पॉलीमर होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बाकी और कोई अमीनो एसिड जो बीटा अमीनो एसिड होते हैं, गामा अमीनो एसिड होते हैं, ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो केवल 20 अमीनो एसिड ही ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन कर पाते हैं, जिनके एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दे रखे हैं। राइट, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर अमीनो एसिड के दे रखे हैं। एक प्रोटीन जो होता है वो एक हेटेरोपॉलीमर होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमको बता रखी है कि जो प्रोटीन है वो एक, राइट, प्रोटीन जो है वो एक हेटेरोपॉलीमर है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, होमोपॉलीमर नहीं है, यानी इसके अंदर जो मोनोमर्स यूज होते हैं वो अलग अलग यूज होते हैं, यानी अलग अलग अमीनो एसिड यूज होते हैं। राइट, सपोज करो एक अमीनो एसिड है एलेनिन, तो एलेनिन, तो सिर्फ एलेनिन लेकर ही हम लोग एक प्रोटीन नहीं बना सकते हैं, हमको एलेनिन लेना होगा, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, अलग अलग अमीनो एसिड्स को यूज करके प्रोटीन फॉर्मेशन करनी होती है। ठीक है, एक होमोपॉलीमर जो होता है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने होमोपॉलीमर की डेफिनेशन दे रखी है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर प्रेजेंट रहता है और रिपीट कर रहा होता है अपने आप को n नंबर ऑफ टाइम्स। ये इंफॉर्मेशन, this information about the amino acids content is important, as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our health। तो हम बाद में देखेंगे कि अमीनो एसिड्स भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन से दो तरीके के होते हैं? एक होते हैं असेंशियल्स, राइट, और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल्स। ठीक है, असेंशियल यानी जरूरी, नॉन एसेंशियल जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल का मतलब ये है कि वो अमीनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बनते हैं उनको हम लोग नॉन एसेंशियल कहते हैं। राइट, तो हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एसेंशियल वो होते हैं जिनको बाहर से लेने की जरूरत है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन पाते हैं। और ऐसे अमीनो एसिड्स टोटल 10 है। राइट, और इसको याद करने का निमोनिक है जो मैं याद किया करता तो लाइक एमपी विठल। एमपी विठल का मतलब है इट इज मिथ्योनिन, here is phenyl alanine, then valine, then isoleucine, then tryptophan, threonine, histidine, arginine, ल्यूसिन और लाइसिन। मैं आपको बता दूं कि हिस्टिडाइन और आर्जिनिन जो होते हैं ये 18 प्लस के जो लोग होते हैं, राइट, कुछ अडल्ट्स के अंदर ये अमीनो एसिड भी बॉडी के अंदर ही बनने लग जाते हैं, यानी ये बन जाते हैं एक, ये अमीनो एसिड भी हमारे पास जो है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं अडल्ट्स के अंदर। हालांकि वैसे ये असेंशियल अमीनो एसिड्स को जनरली कहा जाता है, ये 10 अमीनो एसिड होते हैं। राइट, तो द लेटर आर दोस विच आर, जो कि हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, बता रखा है, और उनको हम लोग वाइल वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड्स थ्रू आवर डाइट। ठीक है, यानी लेटर, यानी जो नॉन एसेंशियल है वो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, और जो एसेंशियल वाले हैं उनको हमें अपनी फूड डाइट से लेना पड़ता है। प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रोटीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे हैं। लाइक प्रोटीन जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना हो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है प्रोटीन। ठीक है, कुछ सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ एंजाइम को छोड़ के। ठीक है, और यहाँ पर हमको दे रखी है एक टेबल जो कि हमको कुछ प्रोटीन और उनके फंक्शंस के बारे में बता रही होती है, और ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 नीट एग्जाम में इस टेबल से एक क्वेश्चन आने के चांसेस मोर देन 90%। राइट, तो कोलेजन जो होता है वो एक इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है, इन दो सेल के बीच में ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन इज अ हार्मोन, पता होगा आपको, डायबिटीज मेलाइटिस में यूज होता है। एंटीबॉडी बेसिकली ये इन्फेक्शियस एजेंट्स को फाइट करती है, जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके जो केमिकल्स होते हैं उनसे फाइट करती है एंटीबॉडी। रिसेप्टर जो होता है लाइक सेंसरी रिसेप्शंस, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स, राइट, तो बेसिकली रिसेप्शन काम करती है। ग्लूट4 एक बार एग्जाम में आ रखा था। ग्लूट4 बेसिकली क्या होता है? एनेबल्स अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, यानी सेल का ट्रांसपोर्ट, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वो सेल के अंदर करवाता है। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा है। और यहाँ पर भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, दैट इज द कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, और राइबोलोज बायफॉस्फेट बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वेरी फेमस इज नोन एज रुबिस्को, ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर यानी लाइफ की पूरे स्फीयर में सबसे ज्यादा एबेंडेंट प्रोटीन रुबिस्को है। और एनिमल वर्ल्ड के अगर देखें तो हमें कोलेजन सबसे ज्यादा एबेंडेंट प्रोटीन मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे प्रोटीन का टॉपिक होता है खत्म। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड्स। लाइक प्रोटीन का जो मोनोमर है दैट इज हमारे पास अमीनो एसिड्स होता है, और अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही देखा था। हमको पता है कि अमीनो एसिड इज अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। राइट,
तो बढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड्स की तरफ। तो पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली क्या होते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पेलेट आल्सो हैज पॉलीसेक्राइड एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट। सो एसिड इनसॉल्युबल पेलेट यानी जो एसिड इनसॉल्युबल पूल हमें मिलता है उसके अंदर एक और कैटेगरी होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जिसको हम लोग पॉलीसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइड लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स होते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट शुगर्स ही होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। दे आर थ्रेड लिटरली लाइक कॉटन थ्रेड की तरह ये लोग अटैच होते हैं, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट। हमें पता है कि पॉलीसेक्राइड्स की जो मोनोमर्स होते हैं उनको सेक्राइड्स कहा जाता है। इसके अंदर मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, अलग अलग तरीके के सेक्राइड्स होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेलुलोज को आपको पता होगा, जो कि सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके का मोनोसेकेराइड पाया जाता है, यानी सेलुलोज क्या हो गया? सेलुलोज एक होमोपॉलीमर हो गया। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो सेलुलोज क्या है? एक होमोपॉलीमर है, ठीक है। और इसका सेलुलोज होमोपॉलीमर तो है, पॉलीमर तो है, लेकिन इसका मोनोमर क्या है? सेलुलोज का मोनोमर है ग्लूकोज। सेलुलोज का मोनोमर क्या है? ग्लूकोज, राइट। स्टार्च बेसिकली, अब यहाँ पर स्टार्च के बारे में बता रखा है, इज अ वेरिएंट ऑफ दिस, यानी इसी का एक वेरिएंट है, बट प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। एनिमल प्लांट टिश्यू के अंदर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, यानी जो प्लांट के अंदर फूड बनता है वो उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करने के लिए प्लांट उसको स्टोर कर लेता है, राइट। और प्लांट उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वही एनिमल्स को अगर फूड को स्टोर करना होता है तो वो उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। दोनों के स्ट्रक्चर में ही फर्क है बस, हालांकि दोनों के मोनोमर्स जो हैं वो क्या है? सेम है, यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों के मोनोमर्स क्या हैं? सेम है, बस दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास एमसीक्यू, दैट इज इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ द फ्रक्टोज। यानी फ्रक्टोज का पॉलीमर क्या है? इनुलिन। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। पॉलीसेकेराइड चेन के अंदर सपोज करो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड चेन है। जो राइट एंड है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, और जो लेफ्ट एंड है उसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। इट हैज ब्रांचेस शोन इन द फिगर ऑफ द कार्टून। इस कार्टून में देखो, यहाँ पे हमारे पास इमेज बना रखी है और इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, राइट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ब्रांच है, सो पूरा ब्रांच से सेपरेट हो जा रहा है, राइट। तो इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं। बेसिकली स्टार्च के बारे में यहाँ पे बता रखा है और सेलुलोज के बारे में बता रखा है। तो स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है, राइट। स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। मेरा सेलुलोज का ऐसा कोई स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए स्टार जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से आयोडीन को अपने ऊपर रख पाता है, होल्ड कर पाता है। इसीलिए जब भी आयोडीन को मैं स्टार्च से रिएक्ट करवाता हूँ तो हमारे पास चेंज कलर मिलता है। जो स्टार्च I2 है वो ब्लू इन कलर होता है। आपको कलर भी याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेरा सेलुलोज के अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए इसके अंदर आयोडीन होल्ड नहीं हो पाता है और इसी की वजह से इसका कलर चेंज नहीं होता है, यानी हम सेलुलोज का आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ आयोडीन नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोनों के अंदर सेलुलोज और स्टार्च दोनों के अंदर ही सेम मोनोमर ग्लूकोज पाया जाता है, लेकिन क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है इसीलिए दोनों अलग रिएक्शन शो कर रहे हैं। सो यहाँ पर अपने लेक्चर को हम खत्म करते हैं। हमारा बायोमोलिक्यूल्स पार्ट यहाँ पर होता है दी एंड। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मोनोसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, राइट, डाइसेक्राइड्स के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, हम बात करेंगे इनके बॉन्ड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे, राइट। ओ यहाँ पर ही बच गया, अच्छा एक मिनट। जो प्लांट सेल होते हैं, सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। पेपर जो होता है वो प्लांट के पल्प से बनता है और कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक, राइट। कॉटन फाइबर जो होता है वो क्या होता है? सेलुलोजिक होता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर, बहुत अलग अलग तरीके के पॉलीसेकेराइड्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, यानी बेसिकली जो अलग अलग पॉलीसेकेराइड्स हैं वो एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज होते हैं, यानी और अलग कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। अमीनो शुगर्स यानी अमीनो ग्रुप के साथ अटैच होकर अमीनो शुगर्स बना देते हैं, और मॉडिफाइड शुगर्स भी बना देते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, ये सब बना देते हैं। जो एक्सोस्केलेटन होता है, राइट, एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपॉड्स का, आर्थ्रोपॉड्स लाइक कॉकरोच हो गया, स्पाइडर, बटरफ्लाई, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है
उनके अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं काइटिन, राइट, काइटिन कहते हैं। काइटिन हमने बात करी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर फंगस के सेल वॉल में भी, ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं। जो ये वाले जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जनरली होमोपॉलीमर्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बता रखा है, जो काइटिन है ये एक होमोपॉलीमर होता है, राइट। सो यहाँ पर अपने लेक्चर को हम लोग ख़त्म करते हैं और यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2 खत्म होता है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनाए जाते हैं, इवन नाइट्रोजनस बेस को बनाने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको बस पेन कॉपी लेना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। सो हम बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। यहाँ पे लेक्चर का होता है दी एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी हेल्दी एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट भी मिलती रहे। थैंक यू।